to study 1 hour more, ऐसे कहना चाहिए आपको। We are ready to study। रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो क्या क्या पढ़ा था कल, कौन कौन से टॉपिक्स थे जो हमने कल पढ़े थे, जो आपको समझ नहीं आए थे? समझ तो आए थे मगर बहुत सारों को नहीं आए थे। कार्डियक साइकिल रिपीट हो जाएगी ईसीजी में, डोंट वरी अबाउट दैट। जिनको 0.25 का इशू है वो क्लियर हो जाएगा। चलो मैं टॉपिक लिख लेता हूं जो जो हमें करने हैं कवर। एक टॉपिक का नाम है, क्या नाम है एक का? एक का नाम है ईसीजी। दूसरे टॉपिक का नाम है हमारे पास अंजाइना पेक्टोरिस। तीसरे टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। चौथे टॉपिक का नाम है हार्ट फेलियर। पांचवें टॉपिक का नाम है कार्डियक अरेस्ट। छठे टॉपिक का नाम है एंजियोग्राफी। सातवें टॉपिक का नाम है एंजियोप्लास्टी। और फाइनली हम पढ़ेंगे एक और चीज रह गई, हाइपरटेंशन हो गया ऐसा समझें, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिसऑर्डर। Should we start now? Should we start now? सुने भाई, अंजाइना पेक्टोरिस ये एक पेन है जिसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। कौन सा पेन? हार्ट का पेन, चेस्ट का पेन, जहां पे हर्ट है मगर ये पेन रेडिएट करता है, इधर जाता है उधर जाता है, उधर जाता है इधर जाता है, मतलब ये ट्रांसफर होता है, हार्ट से रेडिएट होता है आर्म की तरफ। हार्ट में लेफ्ट आर्म में होगा या राइट में होगा? ये रेडिएट लेफ्ट आर्म में करेगा या राइट में? क्यों लेफ्ट में? क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट चेस्ट में, बैक में, ठीक है, पीछे की ओर, आगे की ओर, नीचे की ओर, डायफ्राम की तरफ ये रेडिएट करेगा। भाई ये पेन हुआ क्यों? ये पेन इसलिए हुआ क्योंकि क्लॉट आ गया था या ब्लड नेरो हो गई थी। नेरो ब्लड वेसल के ल्यूमेन होने को क्या कहते हैं बताएं? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस या एट्रियोस्क्लेरोसिस? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस या एट्रियो, डिफरेंस क्या था आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड एट्रियोस्क्लेरोसिस में? एथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब है ल्यूमिन जो है वो नेरो हो गया है, और एट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो वॉल है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है और कैल्शियम की वजह से हार्डनेस हो गई है। अगर ओनली हार्डनेस है तो कहेंगे एट्रियोस्क्लेरोसिस। अगर हार्डनेस के साथ साथ जो प्लेक है वो बढ़ गया है तो उसको कहेंगे एथ्रोस्क्लेरोसिस। समझ आई? और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में कौन सा प्राइमरी एजेंट है जो ब्लड वेसल के ल्यूमिन को नेरो करेगा? कैल्शियम या कोलेस्ट्रोल? कोलेस्ट्रोल या मैग्नीशियम?
मैग्नीशियम या लिपिड, कोलेस्ट्रोल जमेगा, देन बाकी चीजें जमना स्टार्ट होंगी, बाकी चीजें जमना स्टार्ट होंगी। ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। चलो भाई वापस मूविंग टू द सेम टॉपिक। तो ब्लड क्लॉट आ गया या नैरो हो गई ह्यूमन, मुझे बताएं कोरोनरी में ब्लॉकेज होती है, कोरोनरी में, तो बताएं ऑक्सीजन हार्ट को प्रॉपर मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरह तकलीफ में होगी हार्ट। अगर तकलीफ में होगी, एरोबिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगी, देन पेन होगा, एंड द पेन इज सेड टू बी एज एंजाइना पेक्टोरिस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी। कैसे हुई, समझ आ गई बात? नंबर 1 बात ओके। ऐसा पेशेंट आएगा, ऐसा पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में, जल्दी लेके आए भाई, दर्द पड़ा है, पता नहीं अटैक हो रहा है, नहीं भाई खैर है अटैक हुआ नहीं अभी, अंजाइना पेक्टोरिस है शायद, मगर टेस्ट करने के लिए उसकी ईसीजी करते हैं। तो शॉर्टकट में ईसीजी के बारे में बता रहा हूँ, डिटेल में लास्ट में पढ़ाऊंगा कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, कार्डियो किसका इलेक्ट्रिकल करंट जो हार्ट में ट्रांसफर होता है, उसकी ग्राफ भी बनाएंगे। हार्ट के अंदर कौन करंट जनरेट करता है? एसए नोड। एसए नोड पहले किसको करंट भेजता है? एट्रियम को। किसके थ्रू? एट्रियल फाइबर के थ्रू। तो क्या मैं कहूं, एसए नोड से एट्रियम की ओर 0.1 सेकंड में जो करंट जा रहा है, ईसीजी में ये भी मेजर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर 0.1 से ज्यादा टाइम ले या कम टाइम ले तो हार्ट सही काम कर रही है या गलत? गलत। अच्छा, एसए नोड से एवी नोड मैसेज जाती है 0.04 सेकंड। एवी नोड से कहां जाती है? बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस से कहां जाती है? पुरकुंजी। पुरकुंजी से वेंट्रिकल की वॉल मसल में गई, वेंट्रिकल की वॉल तक मैसेज को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 0.15 सेकंड। इसको भी मेजर करते हैं। क्या इसको पीरियड ऑफ डिले कहते हैं? इस पीरियड ऑफ डिले के बाद क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर 0.3 सेकंड? तो ये टाइमिंग देखते हैं कि मैसेज इधर कब गई, इधर कब गई। अगर ये 0.15 सेकंड से ज्यादा ले या 0.3 सेकंड से वेंट्रिकल कम ले या ज्यादा ले, तो क्या कहेंगे? हार्ट सही काम कर रही है? नहीं। अब ये जो टाइमिंग है मैसेज के जाने की, मैसेज के जाने की, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट की, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों के रिलैक्स की, इसको हम चेक करते हैं करंट को, और करंट को चेक करके क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को ईसीजी कहते हैं। इसकी डिटेल में लास्ट में बढ़ाऊंगा, इतना काफी है फिलहाल। सुने भाई, अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं, ये जो क्लॉट था सेम, अगर क्लॉट जो है उसने ब्लड को फुल कर दिया है, क्या ब्लॉक कर दिया है, तो मुझे बताएं हार्ट की वॉल को ब्लड मिल रही है? नहीं मिल रही, कम मिल रही है, फाइनली कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मुझे बताएं वॉल टाइट होती जाएगी काम में या काम कम करना स्टार्ट करेगी? कम करेगी, कम करेगी, कम करेगी, कम करेगी, देन कम छोड़ देगी। जब हार्ट काम करना छोड़ देगी कहेंगे हार्ट की अटैक आ गई। तो क्या अंजाइना पेक्टोरिस में लीड्स टू हार्ट अटैक? क्या अंजाइना पेक्टोरिस में लीड्स टू हार्ट अटैक? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हार्ट की वाल काम करना छोड़ दे, थक जाए, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, पहले पेन हुआ था, तो अंजाइना पेक्टोरिस लीडिंग टू वाल ने काम करना छोड़ दिया, पंप नहीं कर पा रही ब्लड, ठीक है, किसकी वजह से? क्लॉट की वजह से या नेरो की वजह से। तो ये हो गया हार्ट का अटैक। अब ट्रीटमेंट इसका देखेंगे। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब ये है आदमी हो गया 65 साल का, नहीं 70 साल का हो गया या और ज्यादा हो गया, चलो 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है। अभी मुझे बताएं इसने अगर जिंदगी ऐसे गुजारी है, कैसे गंदी जिंदगी गुजारी है, कैसे गंदी, इनके रिगार्डिंग हार्ट गंदी जिंदगी, कि इसने साल्टी चीजें खाई हैं, इसने हैवी फूड्स खाए हैं, ये कोलेस्ट्रॉल खाता रहा है,
इसने एक्सरसाइज नहीं की, ये वेट गेन कर गया है, इसको ब्लड प्रेशर आ गया है, इसको शुगर हो गई है। अब ये सारी अलामतें इसके पास हैं, मुझे बताएं इसकी हार्ट ने पूरी जिंदगी कैसे काम किया होगा? एक बैलेंस्ड वे में, या कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे? क्यों 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 की बात बताएं। आप कहेंगे सर कभी ब्लड प्रेशर हाई, कभी ब्लड वेसल नैरो, कभी ये कभी वो, कभी हार्ट को ब्लड मिलेगी नहीं, इनपुट नहीं होगा, कभी आउटपुट ज्यादा होगा। तो हार्ट अगर अनबैलेंस काम करे तो हार्ट स्ट्रांग होती जाएगी या डिम होती जाएगी, वीक होती जाएगी? रोज रोज के सदमे, रोज रोज के सदमे डिम कर देंगे हार्ट को, वीक हो जाएगी। इस एज में हार्ट कहेगी भाई इतनी साहब नहीं है मुझे कि मैं पंप कर सकूं, जितनी बॉडी को नीड है उतना पंप नहीं कर पाएगी। कांट पंप ब्लड एज मच एज बॉडी नीड, बॉडी की नीड जितना ब्लड पंप नहीं कर पा रही, हम कहेंगे भाई हार्ट हमारी फेल हो गई है। हमारी नहीं, आपकी भी नहीं, किसी और की, जिसकी होनी है। अल्लाह पाक सबको बचाए। हाँ भाई, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में व्हाट इज डिफरेंस? यहाँ पे क्लॉट का इशू था, उसकी वजह से अचानक हार्ट ने काम नहीं किया। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ट ने काम करना वीक होके छोड़ दिया है। समझ आ गई? ये जहां पे क्लॉट आ गया है, अगर क्लॉट आया है कोरोनरी आर्टरी में तो कोरोनरी अटैक कहेंगे, और कोरोनरी अटैक अगर राइट एट्रियम की है तो राइट एट्रियम का अटैक है। क्या क्या हार्ट अटैक में वाल्व बंद होता है, वाल्व बंद होता है या वाल्व काम नहीं करती? 1 या 2 कमेंट में बताएं जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर एसए नोड आपका, मजा आ रहा है आज पढ़ाने में, कल पता नहीं क्या हो गया था, कल आवाज का इशू था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे अपने आप पर भी, सिस्टम पर भी और आपके कमेंट्स पर भी। ठीक है, चलो ठीक है सुने। अगर एसए नोड, अगर ऐसे नोड सही काम ना करे, कंडक्शन सिस्टम सही ना चले, अगर कंडक्शन सिस्टम नहीं चले तो मुझे बताएं कब ये सही नहीं चलेगी? जब आप कहेंगे सर जब ज्यादा चेंज आएगी हार्ट के पंप करने में, और हार्ट के पंप करने में कभी स्लो कभी तेज क्यों आएगी चेंज? आप कहेंगे सर ये सब चेंज आएगी जब आदमी को ब्लड प्रेशर का मसला होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, स्ट्रेस वाला होगा, टेंशन वाला होगा, हाइपर टेंशन वाला, या शुगर वाला होगा। कभी शुगर ज्यादा तो हार्ट तेज पंप कर रही है, शुगर स्लो, रोज रोज इमरजेंसी में जा रहा है, रोज रोज मसले में जा रहा है, रोज रोज नई स्ट्रेस ले रहा है। तो जब हार्ट कभी तेज काम कर रही है कभी स्लो, तो कभी तेज कभी स्लो काम करने से, कभी स्लो कभी तेज फास्ट काम करने से क्या ऐसे नोड को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? अगर जितनी जल्दी चेंज आ जाए, वेरी स्लो वेरी फास्ट, तो ऐसे नोड अपनी टाइमिंग जो है 0.8 सेकंड वाली मेंटेन नहीं कर पाएगा। कभी जल्दी जल्दी हार्ट को बीट करवाएगा 0.7 सेकंड में, अगर ब्लड स्लो आएगी तो 0.9 सेकंड भी ले लेगा। तो इस दौरान जो ऐसे नोड है अपना कंट्रोल खो बैठता है, और हार्ट की जो बीट है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती, या तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है या हो जाती है टोटली स्टॉप। और अगर तेज हो जाए या स्लो हो जाए और उसको बैलेंस ना कर पाए तो लाजमी बात है आखिर में क्या होगा? स्टॉप होगा। अब ये हार्ट या स्टॉप कर जाए या तेज हो जाए या स्लो हो जाए, इसे हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। और जनरली हार्ट स्टॉप कर लेती है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, मगर पहले तेज और स्लो होती है, देन लीडिंग टू द कार्डियक अरेस्ट। और ये आधी मौत है, और इससे बच के निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे बताएं कौन सी इंजेक्शन हार्मोन की लगाएंगे इस पेशेंट को ताकि इसको जोर का लगे झटका और ये उठ जाए? राइट द नेम ऑफ इंजेक्शन containing which type of hormone? एपिनेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन? नॉरएपिनेफ्रीन वाले गलत,
एड्रेनलिन वाले सही, मतलब इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन एक ही बात है। इपिनेफ्रिन अंदर के जो ऑर्गन है, स्केलेटल मसल है, जो हार्ट है, जो लिवर है, जो लंग्स है, जो किडनी है, उनकी और ब्लड को डायलेट करती है, ज्यादा पंप करती है। जो रुकी हुई ब्लड है, जबरदस्ती उसको ज्यादा ब्लड जाएगी तो जोर के झटके से वो चल पड़ेगी, चली तो अदरवाइज आदमी ऊपर टिकट कट जाएगी। वकार पानी पियार वकार, सुने भाई सुने भाई, सुने भाई। अब अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, चलो भाई ले चले इनको हॉस्पिटल। आ गए हॉस्पिटल, आ गए, पहुंच गए हम हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने क्या करवाई? पहले डॉक्टर ने क्या करवाई बताएं? ईसीजी। देन डॉक्टर ने क्या करवाई? डॉक्टर ने क्या करवाई? एंजियोग्राफी। तो ईसीजी तो बाद में बता रहा हूं, एंजियोग्राफी पहले सुने भाई। सुने कि एंजियोग्राफी क्या है, सुने कि एंजियोग्राफी क्या है, सुने। एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की ब्लड के अंदर कहां पे क्लॉट है इसको ढूंढा जाता है, कहां पे क्लॉट है उसको ढूंढा जाता है, कहां पे प्लेक है उसको ढूंढा जाता है, कहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको ढूंढा जाता है। तो क्या मैं कहूं ये एक टेस्ट है? ही नहीं, सॉरी, वो टेस्ट नहीं। क्या मैं कहूं ये टेस्ट है? हाँ ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं एक लेजर लगी हुई बीम को छोड़ते हैं बॉडी में, रेडिएशन को छोड़ते हैं बॉडी में। कहां से? ब्लड वेसल से। यहां से छोड़ते हैं, इधर से, इधर से। कहां से जाएगी? सब क्लेवियन से टू द हार्ट, या इधर से सब क्लेवियन से टू द हार्ट। इसको हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में, राइट कोरोनरी में, लेफ्ट कोरोनरी में, हार्ट के इर्द गिर्द जितनी भी ब्लड वेसल हैं सबके अंदर घुमाएंगे कि भाई पता चले कि हार्ट के कौन से साइड में कहां पे मसला हुआ है। तो ये एक कैमरा है, ये जाएगी सीधी हमारे हार्ट में, हार्ट के ब्लड वेसल में, और देखेगी ओए होए मसला हुआ पड़ा है। कितना? कहां पे? ये बताएगी हमें, स्क्रीन पर नजर आएगा, ये कैमरा नजर आएगा कि भाई कोरोनरी में आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई है। तो अभी क्या करें? अभी क्या करें? तो ये टेस्ट हो गई, हाँ हो गई, लोकेट हो गया, नैरो ब्लड प्लेक लोकेट हो गया, हो गया। अभी क्या करें? इसका ट्रीटमेंट क्या करें इसका? अब इसका ट्रीटमेंट होगा, दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो इस पेशेंट की करेंगे एंजियोप्लास्टी, या इस पेशेंट की करेंगे बाईपास। बाईपास, ठीक है, या तो करेंगे एंजियोप्लास्टी या तो करेंगे बाईपास। पहले ईसीजी थी, ईसीजी में मसला आया कि ईसीजी सही नहीं है, हार्ट बीट जो है सही नहीं चल रही, तो हमने एंजियोग्राफी की। ईसीजी पहले करते हैं, देन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी लैब के अंदर 1-2 घंटे लग जाते हैं एंजियोग्राफी करने में, और एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर बता दें कि अभी ऑपरेशन होगा भाई, इट में भी बाईपास, इट में भी एंजियोप्लास्टी। कभी कभी कहते हैं एंजियोप्लास्टी होगी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। कभी कभी कहते हैं भाई मसले की बात है, इधर उधर हो सकता है आदमी, और हम बाईपास करेंगे। तो देखते हैं कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है। सुने भाई गौर से, बड़ी मजेदार बात है। एंजियोप्लास्टी क्या है कि भाई ये जो ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड का फ्लो सही नहीं है, इसको सेट करना है बस। अब कैसे सेट करना है? अगेन यहाँ से इंजेक्शन लगेगी, ठीक है, यहाँ से कैथेटर ट्यूब डालेंगे, कैथेटर ट्यूब जाएगा क्लेविकल वीन से इनटू द हार्ट, और जहां पे प्लेक है, जहां पे थ्रम्बस है, जहां पे एम्बोलस है, जहां पे क्लॉट है, वहीं तक पहुंचाएंगे। किसको पहुंचाएंगे वहीं तक? भाई जल्दी बताएं ना, किसको पहुंचाएंगे वहीं तक? कैथेटर को। और पता है ये कैथेटर जाके वहां पे पहुंचा, ये कैथेटर पहुंचा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैथेटर के ऊपर एक बलून लगा होता है। क्या लगा होता है?
बलून लगा होता है, बलून लगा होता है अनएक्सपांडेड, सिकुड़ा हुआ। अब क्या करते हैं, इस बलून के ऊपर भी एक चीज होती है, कभी कभी बलून के ऊपर कोई चीज नहीं होती, कभी कभी बलून के ऊपर भी स्टेंट होती है। स्लेंट नहीं भाई, स्टेंट होती है। क्या होती है? स्टेंट होती है। और स्टेंट क्या होता है? एक स्प्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर होती है, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होती है, लोहे की वायर्स की बनी होती है, और ये भी सुकड़ी हुई होती है, सुकड़ी हुई होती है। और इनको वहां पे पहुंचा के अब बलून को फूकेंगे, उसको हवा भरेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। जैसे उसके अंदर हवा भरेगी, एक्सपांशन होगी, तो बलून किधर जाएगा? वॉल की ओर। तो स्टेंट किधर जाएगी? वॉल की ओर। स्टेंट वॉल में लगती जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है, वॉल में लगती जाएगी, वॉल में लगती जाएगी। तो मुझे बताएं, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये मुझे बताएं, ये कम होता जाएगा, पतला होता जाएगा, या मोटा होता जाएगा? पतला होता जाएगा, टूटता जाएगा, लगता जाएगा वॉल से। तो ब्लड वेसल कैसे हो जाएगी? ऐसे। इधर से ब्लड वेसल ऐसे मोटी हो जाएगी। ऐसे मोटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 200% ब्लड वेसल जो है वो मोटी होगी। ब्लड वेसल का हो गया सत्यानाश। ठीक है, ऐसे मोटी हो जाएगी। फिर कहेंगे भाई आपका पेशेंट ओके है, इसको निकाल देंगे, फ्लो सही हो गया। बाहर आके डॉक्टर कहेगा भाई मुबारक हो, आपका पेशेंट बच गया है, एंजियोप्लास्टी हुई, एंजियोग्राफी, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी। बस थोड़ी देर के बाद भले आप इसको ले जाएं घर, बस इसका थोड़ा बहुत ख्याल करना, स्ट्रेस टेंशन ना देना, बस कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। अगर 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 डॉक्टर फील करते कि भाई ये इतना प्लेट खराब है, इतना प्लेट खराब है ये, कि अगर हमने स्टेंट यूज किया, बलून यूज किया, तो क्या होगा पता है? पता है क्या होगा? ये इतनी ब्लड खराब वेसल खराब हो गई है कि इधर से ब्लड वेसल कट हो जाएगी, टूट जाएगी। तो भाई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? बाईपास करेंगे। अब बाईपास क्या है कि भाई किसी और पार्ट से ब्लड वेसल लेके आओ। तो उसके लिए क्या करेंगे? ओपन हार्ट सर्जरी। क्या करेंगे? ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी क्या है? गौर से सुने। ओपन हार्ट सर्जरी ये है कि भाई हम स्टर्नम को काटेंगे। किसको? स्टर्नम को। रिब्स को नहीं काटेंगे, क्योंकि वो कार्टिलेज से अटैच हैं, उनका जोड़ना मुश्किल है। स्टर्नम को बीच से तोड़ेंगे, तोड़ के यहाँ से इधर तक तोड़ेंगे, फिर जो इलियक आर्टरी है उसको फॉलो करके कट करते जाएंगे, पैर की चोटी तक कट करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि थाई रीजन में ब्लड वेसल होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, वहां से एक ब्लड वेसल तोड़ के काट के ले आएंगे। ये ब्लड वेसल लेकर आए और इसको इधर से कट लगाएंगे, और ये लग गया आपका कट, ये लगा कट, और ये ब्लड फेंक देंगे पेशेंट की ब्लड वेसल, और पेशेंट को एक नई ब्लड वेसल लगा के देंगे। ये लो भाई आपका पेशेंट इज ओके। अब ये हमने नई ब्लड वेसल लगाई है, थाई से निकाल के इसको हमने कहा बाईपास। बाईपास मतलब उस ब्लड वेसल को बाईपास कर दो, उसको निकाल के दूसरी लगा दो। ठीक है। और ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है? बाईपास कैसे होती है? ओपन हार्ट सर्जरी से होती है। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब है जो है कट करेंगे, हार्ट को निकालेंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर स्टर्नम की हीलिंग में कितना टाइम लगता है? भाई 1.5-2 हफ्ते में हीलिंग हो जाती है, और स्टार्टअप जो है 3 दिन में हो जाता है। इसीलिए जो बाईपास करवा के आते हैं उनको घूमने नहीं देते, उठने नहीं देते, 24 घंटे एक जगह पे बांध के रखते हैं, क्योंकि मूवमेंट ना हो, क्योंकि बहुत सारा कटा हुआ है। स्पेशली जब वो हॉस्पिटल से अनहॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनको छुट्टी मिलती है, तब भी यहाँ पे जो है पट्टी बांधी होती है, और उनका बड़ा ख्याल एहतियात करना पड़ता है, और ये वो। अच्छा मुझे बताएं, अगर किसी की बाईपास हो रही है, ड्यूरिंग बाईपास और ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी, बाईपास के दौरान मुझे बताएं क्या अपने लंग्स पे चलेगा या नहीं आर्टिफिशियल लंग्स पे चलेगा? ड्यूरिंग बाईपास अपनी हार्ट काम करेगी या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल क्यों? अपनी क्यों नहीं? अपना लंग्स क्यों नहीं? आर्टिफिशियल लंग्स क्यों? क्यों भाई क्यों? आप कहेंगे सर स्टर्नम नहीं है, मतलब रिस्क ब्रीदिंग कैसे करेंगी? अपने लंग्स काम नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता आप डॉक्टर बनेंगे, जरूर बनेंगे, ऐसा ना करना कि बाईपास करने के दौरान पेशेंट को अपने लंग्स पे चला लें।
नहीं चलेगा, वो चलेगा अपने लंग्स पे चलेगा? कैसे चलेगा जब आपने उसका ब्रीदिंग सिस्टम तोड़ दिया है, कैसे चलेगा? तो आर्टिफिशियल सिस्टम यूज करना, लाजमी यूज करना आर्टिफिशियल सिस्टम वाइल बाईपास। क्या सुने, आर्टिफिशियल पेसमेकर एक और बात है, अगर कंडक्शन सिस्टम नहीं चल रहा, अगर कार्डियक अरेस्ट है और उसमें कंडक्शन सिस्टम नहीं चल रहा, तो वहां पे कार्डियक अरेस्ट के केस में कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड फॉल्टी हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तो वहां पे आप पेसमेकर लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो ऐसे नोड होता है वो इपिकार्डियम में होता है, इपिकार्डियम में होता है, ठीक है, ये याद रखना, एंडोकार्डियम में नहीं होता, इपिकार्डियम में होता है। चलो जी, मूविंग तो आगे। अब क्या बचा, ईसीजी। तो सुने भाई, ईसीजी को सुने, ईसीजी को सुने। एक और चीज बची, कौन सी बची याद नहीं आ रही, कौन सी बची, कौन सी बची, हाँ ये वाली बची, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर। तो सुनिए भाई, ये डिसऑर्डर कैसे हैं? कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर ये कैसा है? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? सुने भाई, अब ये ऐसा है कि ये हार्ट का स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर को क्या मैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहूं? ये डेवलप ही नहीं हुआ, वो पार्ट स्ट्रक्चर सही नहीं बनी, क्या मैं इसको बाय बर्थ डिसऑर्डर कहूं? बाय बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना, डेवलप नहीं हुआ। समझ आ गई? तो इसके दो एग्जांपल हैं। कौन से दो एग्जांपल हैं? एक एग्जांपल है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म आप बताएंगे, याद है आपको? ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है, इतना बता रहा हूं, कोई नहीं बता रहा। सुने, पेटेंट, क्या? पेटेंट डी डक्टस एट्रियोसिस, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, समझा रहा हूं ये। और यहाँ पे साइनोसिस। साइनोसिस को ब्लू बेबीज कहते हैं कि नहीं? ब्लू बेबीज कहते हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं, कसम से कहते हैं, 200% कहते हैं। सुने भाई, अब यहाँ पे साइनोसिस में क्या होता है, ये जो एट्रिया होता है और ये जो वेंट्रिकल होता है, ये जो एट्रिया होता है और ये जो वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे दोनों एट्रिया के बीच गैप होता है, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम सही नहीं बना, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। अगर दोनों वेंट्रिकल के बीच गैप है, सुराख है, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का डिफेक्ट। तो अगर ये सेप्टम डिफेक्ट हो गया, ये सेप्टम डिफेक्ट हो गया, इधर वाली ब्लड इधर आएगी कि नहीं आएगी? इधर वाली उधर आएगी कि नहीं आएगी? इधर वाली उधर, उधर वाली इधर, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, होल क्यों होगा? सुधा कह रही है होल क्यों होगा? होल होगा नहीं, होल भरेगा ही नहीं भाई। हार्ट बनती है क्या एट्रियम की वाल पहले से होती है या बाद में बनती है? बाद में बनती है, तो बनती आधी है, इसीलिए होल रह जाता है, ठीक है ना? फोसा ओवेलिस भी एक होल है, मगर उसको छोड़ दें आप। ये जो है ना, ये एबनॉर्मलिटी है, ये एबनॉर्मलिटी है, ये हाँ वो डिप्रेशन है, अंदर धसा हुआ पार्ट है, वो एबनॉर्मलिटी नहीं है। फोरामेन ओवेली वो एबनॉर्मलिटीज नहीं है, छोड़ दें उन्हें। हार्ट सबसे पहले बनता है बेबी में, सबसे पहले हार्ट बनता है, ठीक है? तो भाई अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गई है, तो मुझे बताएं ब्लू बेबीज क्यों कहा इसको? क्योंकि जो बॉडी की ओर ब्लड जाएगी वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगी। बच्चे को क्या प्रॉब्लम होंगे? सांस लेने में मसला होगा, लंबी लंबी सांसें लेगा बच्चा, और हम सोचेंगे कि भाई पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम है। नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, सांस सही ले रहा है। अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में जा रही है, तो जो ऑक्सीजन बच्चा ले रहा है वो बॉडी की ओर नहीं जा रही, ऑक्सीजनेटेड होकर अगेन लंग्स के पास जा रही है, सही है ना? तो बच्चे के जो पतले पतले ऑर्गन है, नाक हो गया, लिप्स हो गए, उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो गई, कान हो गए, ये
कैसे नजर आएंगे? ये रेड नजर नहीं आएंगे, ये पर्पल नजर आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी, कार्बन डाइऑक्साइड की अबंडेंसनेस, इससे पता चलेगा कि बच्चे की बॉडी की और मिक्स ब्लड आ रही है और इसका ट्रीटमेंट है ओपन हार्ट सर्जरी। बच्चे को ले जाएंगे किसी और बाहर वाले मुल्क में, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट सही नहीं है, हमारी हॉस्पिटल अच्छा काम नहीं करती, हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे को बाहर लेके जाएंगे और बाहर लेकर जाएंगे, मतलब हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, और वहां पे ये जो होल है ये भरेगा, ऑपरेशन करके यहाँ पे सर्जरी की जाएगी, जैसे स्किन की सर्जरी होती है, हीलिंग होती है, एक किस्म की हीलिंग होगी। चलो ये ओके हो गया, ओके। अब उसके बाद ईसीजी आ गया, अब उसके बाद ईसीजी आ गया। ईसीजी को गौर से सुने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हमने एट्रियम से, सॉरी, एसए नोड से एट्रियम तक मैसेज जाने का टाइम कितना लगाया? 0.1 सेकंड। एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से परकुंजी, परकुंजी से वेंट्रिकल की मसल तक कितना टाइम लगा? 0.15 सेकंड। और वेंट्रिकल मसल की, वेंट्रिकल कितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? 0.3। एंड देन वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा, डायस्टोल करेगा? सिस्टोल तो ये हो गया ना, ये क्या है? वेंट्रिकल का सिस्टोल है या डायस्टोल है? डायस्टोल है, मैसेज जाना डायस्टोल है। किसका डायस्टोल है? दोनों का डायस्टोल है या एक का? एट्रियम का डायस्टोल है या वेंट्रिकल का? या दोनों का? दोनों का। और ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी है? ये सिस्टोल किसका है? ये सिस्टोल किसका है? एट्रियम का या दोनों का? एट्रियम का। तो भाई ईसीजी में जैसे हम क्या करते हैं, एक चिप लेते हैं, एक नहीं बहुत सारी चिप्स होती हैं, चिप्स खाने वाली नहीं, चिप जो इलेक्ट्रोड करंट को मेजर करने वाली चिप, वो इधर हटा के कपड़े वगैरह चेस्ट पर लगाते हैं, चिप को इधर 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 हर जगह लगाते हैं इलेक्ट्रोड वाली चिप, और वो चिप क्या करेगी? करंट को फील करेगी कि करंट किधर जा रहा है। किसको फील करेगी? करंट को। करंट कहां से जाएगा? एट्रियम की ओर। कहां से जाएगा? एट्रियल फाइबर के थ्रू। और वेंट्रिकल की ओर किससे जाएगा? एसए नोड टू एवी फाइबर, एवी फाइबर से बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से परकुंजी। तो ये करंट मेजर करने की एक टेक्निक है जिसको हम ईसीजी कह रहे हैं, और हमें बताएगी कि भाई ये हो गया 0.1 सेकंड, और इसको कहते हैं एट्रियम का सिस्टोल। मतलब मैसेज किधर गई? 0.1 सेकंड। हमने बताया, चिप ने हमें बताया मैसेज गई, कहां से बताया? एट्रियम की ओर गई। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और निशानी देते हैं कि ये पी है। ये क्या है? पी है। ये पी मतलब क्या? एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल? एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल? एट्रियल सिस्टोल। और उसके बाद थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा टाइम लेती है हार्ट, थोड़ा टाइम लेती है, नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट, कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती, कहीं मैसेज जाता है मगर सिस्टोल नहीं करती। और ये पीरियड ऑफ डिले, वेरी गुड, पीरियड ऑफ डिले। और पीरियड ऑफ डिले के बाद मैसेज जाती है यूं 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 यूं। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। बस रिप्रेजेंट करते हैं। पता है यहाँ पे टाइम कितना लगा है? यहाँ पे टाइम कितना लगा है? 0.3 सेकंड। इधर बताएं टाइम कितना लगा है? 0.15 सेकंड। इधर बताएं टाइम कितना लगा है? 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, 0.15 सेकंड किसी की कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डायस्टोल, दोनों का डायस्टोल, पीरियड ऑफ डिले। और ये PQRS, ये किसकी सिस्टोल है? ये किसकी सिस्टोल है? ये किसकी सिस्टोल है? PQRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है? रिलैक्स करता है। इसको हम कहते हैं टी का मतलब ST, टी का मतलब क्या है? पूरी हर्ट डायस्टोल। पूरी हर्ट क्या है? डायस्टोल। अभी कौन मुझे हिसाब करवाएगा, कौन मुझसे हिसाब करवाएगा कि ये जो टाइम है 0.25 होगा? क्या इन सब टाइम को मेजर करेंगे तो 0.8 आ रहा है? देखें 0.8 मतलब टोटल हार्ट बीट, पूरी हार्ट बीट। क्या यहां तक हार्ट बीट पूरी होती है? क्या अगर इसको 0.35 करें या 35 करें, या इसको हम आपके कहने 0.4 कह लें तो 8 होगी? काउंट करें,
0.1 और 0.15, ये 10%, ये 15%, ये 30% और ये 25%। हाँ, 10 और 15, 25 और 30, 25 और 55, 55 और 25, पूरे 80, 80 मतलब 80%, मतलब 0.8 सेकंड। हार्ट बीट कितने की है? 0.8 सेकंड की। 25 कहां से आया? ये समझाने के लिए ही तो बता रहा हूं मैं। गौर से सुने मेरी बात को, गौर से सुन रहे हैं भाई? गौर से सुन रहे हैं? मुझे समझ आ जाएगी, इसी को समझाने के लिए समझा रहा हूं। जितने भी बुक्स हैं हमारे, उनमें लिखा हुआ है छुपा छुपा के, छुपा छुपा के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो डायस्टोल है वो कितने का है? 0.4 का है। आप अगर इसको 0.25 को 0.4 कर लें तो हार्ट बीट आपकी पता है कितनी हो जाएगी? 9.5, 9.5 हो जाएगी हार्ट बीट आपकी। समझ आ रही है? तो क्या मैं, कमेंट में जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कमेंट में, क्या मैं इसको और इसको हार्ट का सिस्टोल मान लूं? क्या इसको और इसको हार्ट का सिस्टोल मान लूं? ये एट्रियम का सिस्टोल, ये वेंट्रिकल का। क्या मैं इसको और 0.25 को हार्ट का डायस्टोल मान लूं? 0.15 और 0.25 टोटल, क्या इसको मैं 0.4 कहूं? अब समझ आ रही है कि डायस्टोल एक हिस्से में नहीं है, डायस्टोल टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर आप समझ गए हैं, अगर आप समझ गए हैं तो मेरा सवाल है ये कंफर्म करने के लिए कि पक्का समझे हैं या कच्चा समझे हैं। ये समझने के लिए कि पक्का समझे हैं या कच्चा समझे हैं। सुने भाई, बहुत सारे सवाल है मेरे। मुझे बताएं, क्या एट्रियम का सिस्टोल 0.1 है और डायस्टोल 0.7 है? क्या वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 है और डायस्टोल 0.5 है? तो काउंट करें, ये एट्रियम का क्या है? 0.1 क्या है? एट्रियम का क्या है? ये सिस्टोल। बाकी इन सबको मिलाएं तो डायस्टोल 0.7 बन रहा है। 0.15, 0.3 मतलब कितने? 15 और 30, 35, 45 और 25, पूरे 7 बन रहा है, बन रहा है 7। क्लियर हो गया? अच्छा, ये 0.3 यानी 30% वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो क्या बाकी जो पीरियड है वो वेंट्रिकल डायस्टोल है? 0.5, 0.25, 0.15, 0.1 को मेजर करें। 10%, 15%, 25%, 10%, 15%, 25%, क्या 0.5 हो रहा है? 50% हो रहा है? कंफर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, एक और बात बताएं, एक और बात बताएं। पूछूं सवाल? सवाल तो ये पूछना था मुझे। चलो मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताएं, मुझे बताएं कि 0.8 सेकंड पूरे हो गए कहां पे? 0.25 पर। इसके बाद भी, इसके बाद भी एक चेंबर है जो इसके बाद भी रिलैक्स रहेगा। राइट द नेम ऑफ दैट चेंबर, राइट द नेम ऑफ चेंबर, जो राइट द नेम ऑफ चेंबर जो हार्ट बीट 0.8 होने के बाद भी क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एट्रियम, क्योंकि उसका सिस्टोल पूरा हो गया है 0.7, 0.25 के पे किसका डायस्टोल पूरा हो रहा है? एट्रियम का। मगर वेंट्रिकल अभी भी क्या रहेगा? तो 0.25 के बाद कौन सा फेज आएगा? 0.25 के बाद कौन सा फेज आएगा? P आएगा या QRS आएगा या T आएगा? 0.25 के बाद क्या आएगा? P। P मतलब ये मतलब 0.1, 0.1 मतलब ये। तो हार्ट बीट अगेन T के बाद P स्टार्ट। समझ आ गई? तो ये हार्ट बीट है आपकी T, QRS, T। P इतनी है, अगली P भी इतनी होनी चाहिए सेम। अगर अगली P बड़ी है, ये 0.1 है और ये 0.2 हो गई, तो हार्ट बीट सही नहीं है, हार्ट सही काम नहीं कर रही। मसला कहाँ है? मसला कहाँ है? एट्रियल फाइबर में है। समझ आ रही है बात? अगर PQRS लंबा हो रहा है, अगेन हार्ट बीट वेंट्रिकल में भी मसला है। अगर D सही है, डायस्टोल सही है। चलो जी, नाउ वी आर गोइंग टू
डिस्कस द आखिरी टॉपिक ऑफ द डे, that will be what lymphatic system 22 भाई 15 या 20 मिनट पढ़ेंगे till that way, और बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। तो stay with me, आज हमें लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है। सुनिए भाई, ये आपकी ईसीजी हो गई, ये पी डिले, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये टी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, टी। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। ये नजर आ रहा है कुछ? ये पेज सही से नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं नजर आएगा आपको? नजर आना चाहिए, बड़ी नजर है आपकी माशाल्लाह। चलो सुने, सुने भाई, कौन कह रहा है नहीं नजर आ रहा? चलो राइटिंग भले ना समझें, शक्ल तो नजर आ रही है ना, ये शक्ल, ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो नजर आ रहा है ना, ये हार्ट तो नजर आ रही है ना, कि ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आर्टरी एओर्टा निकल रही है, ये नीचे आ रही है और ये बॉडी के ऊपर जा रही है। क्या एक ऊपर जाती है, एक नीचे आती है? नहीं नहीं। कितनी ऊपर जाती है? 3। कौन सी 3? एओर्टा से कौन सी 3? लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कैरोटिड और ब्रांकियोसेफेलिक। ब्रांकियोसेफेलिक से कौन सी 2 निकलती हैं? राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। राइट क्लेविकल और राइट कैरोटिड। ओके, मगर इसमें नहीं पढ़ रहे हम। तो भाई ये एक आर्टरी मैंने बनाई है, ये एक आर्टरी बनाई है, ये आर्टरी रिप्रेजेंट कर रही है सारी नीचे वाली आर्टरीज को, ये आर्टरी रिप्रेजेंट कर रही है सारी ऊपर वाली आर्टरीज को। ठीक है, चलो अब ये आर्टरी आ गई, यहाँ पे बॉडी के सेल्स हैं, यहाँ पे बॉडी के सेल्स हैं। क्या है? बॉडी के सेल्स। तो मुझे बताएं, आर्टरी कन्वर्ट होती है आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल मेटा आर्ट्रियोल में, मेटा आर्ट्रियोल थ्रोफियर चैनल में, थ्रोफियर चैनल पे लगी होती है कैपिलरी। यहाँ तक ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, सीधा आर्टरी से कैपिलरी। ऐसा है नहीं, मगर आपको समझाने के लिए शॉर्टकट किया है। तो सुने, राइट कैरोटिड एंड राइट क्लेवियन ब्रांकियोसेफेलिक से निकलती है। हाँ, तो ये कैपिलरी है। अब मुझे बताएं, कैपिलरी से क्या क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ भाई, मिनरल, साल्ट, वाटर, विटामिन, हार्मोन, माइक्रोमॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फूड। किसको मिलेगा? सेल्स को। इंटरस्टिशियल स्पेस को वहां से सेल ले लेंगे, और सेल ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया होगा वो किसको मिलेगा? वापस टू द ब्लड, वापस टू द ब्लड, वापस टू द ब्लड, वापस टू द ब्लड, वापस टू द ब्लड। क्या क्या वापस निकला? क्या क्या ब्लड में वापस गया? कार्बन डाइऑक्साइड वापस गई। चलो, वाटर ज्यादा जो था वो गया, आयन जो ज्यादा थे वो वापस गए। मगर पता है, सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट बात ये बताऊं कि जितना फ्लूइड बहा था उसको 100% कह लें, उसका 85% वापस गया। कितना परसेंट सेल के पास रह गया? 15%। अगर एक कार्डियक साइकिल से 15% रह रहा है, अगेन अगली कार्डियक साइकिल में 15% रहेगा, अगली में 15, अगली में 15, अगली में 15। देन क्या होगा? देन क्या होगा? होगा क्या? टिश्यू का होगा क्या? व्हाट विल बी द रॉन्ग विद टिश्यूज? एडिमा होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगी, सेल बस्ट हो जाएंगे, पानी भर जाएगा, टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाएगा। हाँ, सारी बातें सही है। चलो, तो मुझे बताएं, अब ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च करें जो इस बचे हुए 15% फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके जाए और जाके ब्लड को कहे, लो भाई, ये आपने 15% छोड़ के आई थी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आपका 15% बचा हुआ फ्लूइड एब्जॉर्ब करके आपको पहुंचाए। और तो और यहाँ पे कुछ टूटे हुए सेल थे, कुछ वायरली अफेक्टेड सेल थे, कुछ बैक्टीरिया थी, कुछ उनके टॉक्सिन थे, कुछ पॉइजन थे, कुछ सेल की एक्स्ट्रा प्रोटीन टूटी फूटी थी, सब वो एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट करके वो डाइजेस्टेड भी आपको दे दिया है। तो ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम का शुक्राना अदा करेगी कि नहीं करेगी? बताएं।
करेगी ना, तो उसी शुक्राने को पढ़ते हैं। सुने भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, मैं अगली स्लाइड पे आर्टिफिशियल बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी है, और ये आपकी कैपिलरीज हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, एंड देन ये जो बनी हुई है ये वीन है, और ये वीन जा रही है वापस इनटू द हार्ट। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ब्लैक कलर की ये कैपिलरीज है, ये वाली ये कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। तो हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक कैपिलरीज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक वेसल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक नोड पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक नोड के बाद हम पढ़ेंगे स्प्लीन को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? थाइमस को पढ़ेंगे। थाइमस के बाद फायर स्पेसेस जो पढ़े हैं इंटेस्टाइन के इलियम में, लिम्फ प्रोड्यूस करने वाले। उसके बाद अपेंडिक्स में पढ़े हैं हमने, अपेंडिक्स में लिम्फ प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ये हमारा सारा लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को पढ़ेंगे। फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ, जो ब्लड से अलग होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी। ठीक है, सुने भाई गौर से, सुबह नहीं आज ही पढ़ना है, गौर से सुने। लिम्फ की जो कैपिलरी है, इसके जो सेल्स हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि उनके बीच एक बना होता है बड़ा, ये क्या है? गैप। और ये गैप ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं होता, इसीलिए ब्लड से आरबीसी नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगा ब्लड से? आरबीसी नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगा? डब्ल्यूबीसी नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? प्लेटलेट्स नहीं निकलेंगे। और क्या नहीं निकलेगा? जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं यानी क्लॉटिंग फैक्टर आपके, वो नहीं निकलेंगे। बाकी क्या निकलेगा? माइक्रोमॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ब्लड कैपिलरी ज्यादा परमिएबल या लिम्फेटिक कैपिलरी ज्यादा परमिएबल? बता रहा हूं कि लिम्फेटिक कैपिलरी पूरे सेल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। कौसर कह रही है, बड़ी अच्छी बात कह रही है कौसर बाबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि डब्ल्यूबीसी के हो जाते हैं। उनका एक अथेंटिक मैकेनिज्म होता है कि डब्ल्यूबीसी शेप चेंजिंग सेल है, और वो कैसे होंगे? वो इतने पतले हो जाएंगे, बिल्कुल पतले होके निकल के अगेन वो मोटे हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूजिबल होते हैं, मगर इन जनरल कैपिलरी इज नॉट परमिएबल फॉर द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। चलो उसको छोड़े, बात काम की है कि ये जो कैपिलरी है, लिम्फेटिक कैपिलरी, इसको बड़े पोर होते हैं, ये पूरे एक सेल को भी खा लेगी। मतलब अगर यहाँ पे वायरस पड़ी है, बैक्टीरिया पड़ी है सेल्स में, या सेल टूटे फूटे हैं या ऑर्गेनेल पड़े हैं, कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड कैपिलरी या लिम्फेटिक कैपिलरी? ब्लड कैपिलरी या लिम्फेटिक कैपिलरी? हाँ, छुट्टी का पता है, ब्लड कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी। तो लिम्फेटिक कैपिलरी क्या एब्जॉर्ब करेगी? क्या कहूं मैं? CO2 एब्जॉर्ब करेगी। क्या कहूं मैं? वाटर एब्जॉर्ब करेगी। क्या मैं कहूं? आयन एब्जॉर्ब करेगी। क्या मैं कहूं? टूटी फूटी इंसॉल्युबल सेल के अंदर बाहर जो प्रोटीन होती हैं वो इंसॉल्युबल होती हैं, इंसॉल्युबल प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी। क्या मैं कहूं? ये जो है सेल का डेब्रिस एब्जॉर्ब करेगी। डेब्रिस का मतलब है सेल के टूटे फूटे पार्ट, सब कुछ। क्या मैं कहूं? टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब करेगी अगर हैं तो, सेल्स के या बैक्टीरिया के या पैथोजन के। तो क्या मैं कहूं? ये टिश्यू में से जो भी गंद कचरा पड़ा हुआ है सबको साफ करके ले जाती है, 15% फ्लूइड को भी, और जो गंद भला पड़ा होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है या एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल की टिश्यू फ्लूइड की प्रोटीन है? ये प्लाज्मा ब्लड की प्रोटीन है या सेल्स की प्रोटीन है? टिश्यू वाली प्रोटीन है, पैथोजन वाली प्रोटीन है, ब्लड की प्रोटीन नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सॉल्युबल प्रोटीन नहीं है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। चलो ओके, यहां तक ओके हो गया। अभी ये लिम्फेटिक कैपिलरी आके क्या करेगी? ये सपोज करें, मुझे बताएं ये कैपिलरी कहाँ की बनाई है मैंने? आप कहेंगे सर ये हर एक टिश्यू की बनाई है, इधर की बनाई है, इधर हर जगह की बनाई है। तो भाई क्या मैं कहूँ ये मैंने एक कैपिलरी बनाई है, बट इट रिप्रेजेंट ऑल कैपिलरीज ऑफ अवर बॉडी? कहूं? क्या मैं कहूं जहां पे ब्लड कैपिलरी होगी वहां पे लाजमी लिम्फेटिक कैपिलरी होगी?
एक्सेप्शन है सीएनएस में, मगर इन जनरल तो होगी। तो ये एक हाथ से सपोज करें उंगली से एक लिम्फेटिक कैपिलरी आएगी, दूसरी से दूसरी आएगी, तीसरी से तीसरी आएगी, चौथे से चौथी आएगी। ऐसे लिम्फेटिक कैपिलरी मिलके लिम्फेटिक वेसल, इधर वाली लिम्फेटिक वेसल, उधर वाली लिम्फेटिक वेसल मिलके एक बड़े बीन शेप स्ट्रक्चर में खुलेंगी, जिसको हम कहेंगे क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिम्फ का नोड। क्या कहेंगे इसको कहेंगे लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड कितने का होगा? ये 1 इंच का होगा। इसकी साइज इंच होगी, छोटे भी होते हैं मगर इन जनरली ये 1 इंच का होता है। लिम्फ नोड हमारे जोड़ों की जगहों पर होते हैं। जैसे ये जगह है, जैसे ये आर्मपिट्स हैं, और जैसे लेग की जहाँ पे अटैचमेंट होती है बॉडी से वहां पे है। जैसे ये चिन वाला एरिया है, यहाँ पे होते हैं। और पता है, और ये जो आपका एओर्टा है, एओर्टा पे ज्यादा लगे होते हैं, एओर्टा पे ज्यादा होते हैं। हाँ, पेल्विक रीजन ये वाला जो है, यहाँ पे टांगों से जो लिम्फेटिक वेसल आती हैं वो कलेक्ट सारे पेल्विक नोड पे, लिम्फ नोड पे होती हैं। जो बाजू की लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे आर्मपिट्स के लिम्फ नोड में अपना लिम्फ देती हैं। तो क्या मैं कहूँ इस लिम्फेटिक वेसल में क्या भरा पड़ा है? लिम्फ भरा पड़ा है। क्या मैं कहूँ? लिम्फ बना हुआ है प्रोटीन्स का, डेब्रिस का, टॉक्सिन्स का, आयंस का, वाटर का, CO2 का। इसके अलावा एडिशन टू दैट कोलेस्ट्रॉल भी है एंड फैट भी है। हाँ या ना? और एडिशन टू दैट WBC भी है। कौन से WBC हैं? एक है लिम्फोसाइट और दूसरे हैं मैक्रोफेज। एक बात याद रखनी है कि लिम्फ में RBC नहीं होती। दूसरी बात याद रखनी है, लिम्फ में हेमोग्लोबिन नहीं होती। तीसरी बात याद रखनी है कि लिम्फ के अंदर WBC कम होते हैं मगर लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। ब्लड के अंदर WBC ज्यादा होते हैं मगर लिम्फोसाइट कम होते हैं एज कंपेयर टू द लिम्फेटिक सिस्टम। मैक्रोफेज आपके ब्लड में भी होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में भी होते हैं। ये बातें क्लियर हैं? हाँ यार, चलो कल क्या पढ़ेंगे हम? सुने, कल हम पढ़ेंगे लिम्फ के अंदर जब लिम्फ आएगा, लिम्फ नोड के अंदर जब लिम्फ आएगा तो नोड से कैसे बाहर निकलेगा, और ये नोड से निकलकर नोड में डाइजेशन वगैरह, फिल्ट्रेशन, ये वो बहुत सारा कुछ होगा। देन ये आके ब्लड वेसल में पोर होगा और वो ब्लड वेसल होगी सबक्लेवियन वेन। ठीक है, आज पढ़ाऊं मगर जाना है पन्नोआकिल, तो बस वैसे भी मैसेजेस लगी पड़ी हैं बहुत सारे, छुट्टी। कल मैं बैरो रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा कि पढ़ाया भी था मैंने। बैरो रिसेप्टर जो है प्रेशर के रिसेप्टर हैं, और ये आपके 2 तरह के होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले रिसेप्टर और लो ब्लड प्रेशर वाले रिसेप्टर। जो लो ब्लड प्रेशर वाले रिसेप्टर हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके एट्रियम में और वीन्स में होते हैं। और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले रिसेप्टर होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं जो एओर्टा है, एओर्टा का आर्क है वहां पे, कैरोटिड बॉडी में एंड एओर्टिक बॉडीज में। बबेंडोकार्डियल के लिए क्या बताऊं?